LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग अंकन के संबंध में चर्चा करते हैं कि अंकन क्या है। और अंकन के कितने प्रकार हैं। अंकन के बारे में कंसेप्ट समझिए कि लाइब्रेरी में एक ही टाइटल की बहुत सारी बुक्स होती है। सपोज दैट आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय दीनानाथ मिश्रा, बाय रोमिला थापर, बाय रामशरण शर्मा, बहुत सारे ऑथर होते हैं, हो सकते हैं। एक लाइब्रेरी एक ही प्रकार के बहुत सारे बुक्स को परचेज करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे बुक्स को भी अलग अलग टाइटल से परचेज करते हैं। तो लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन के द्वारा उस बुक को व्यक्तिगत नंबर डालना कि वह कहां रखाएगा, बुक किस स्थान पर उस बुक का जगह होना चाहिए, इसके लिए क्लास नंबर की आवश्यकता होती है, वर्ग संख्या की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्लास नंबर जो है वही जगह बताता है कि यह किस जगह रखी जाएगी ये बुक्स। अगर मान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स का नंबर अगर एक नहीं होगा, अगर अलग अलग नंबर हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास नंबर, तो फिर उसको हम एक बार में ढूंढने में हमें समस्याएं हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में आता है और वो बोलता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए। राइटर है रामशरण शर्मा। हम क्या करते हैं, हम उस जगह पर जाते हैं लाइब्रेरी में जहां वो बुक रखी हुई रहती है। तो उस बुक को हम जो है सो अगर अवेलेबल है तो उसको हम ले लेते हैं और यूजर को दे देते हैं। ऐसा भी होता है कि यूजर उस समय जिस समय आए बुक लेने के लिए, तो जो बुक वो डिमांड किए हैं वह बुक नहीं है, किसी यूजर के द्वारा पहले ही इशू हो गया है। तो हम उसको ऑप्शन देते हैं कि देखिए इस ऑथर का बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, आप दूसरे बुक ऑथर का ले लीजिए। तो वो कहता है ठीक है, हम जहां से दूसरे ऑथर का बुक ले लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि एक ही जगह अदर ऑथर का बुक उसी जगह रखा हुआ रहता है। तो आप कहते हैं ठीक है, आप ये ऑथर का ले लीजिए या ये ऑथर का ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। लेकिन वही बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक एक अलग अलमीरा में है, दूसरा राइटर का बुक दूसरी अलमीरा में चला जाए, तीसरे राइटर बुक तीसरी अलमीरा में चला जाए, तो आप उसको ढंग से ढूंढ करके नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक क्लास नंबर विधिवत रहना चाहिए, जिस क्लास नंबर के माध्यम से आप बुक को अरेंज करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्लास नंबर का निर्माण कैसे होगा, क्लास नंबर को कैसे बनाया जाएगा। तो क्लास नंबर को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल नंबर का उपयोग किया जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कितना बड़ा होता है लिखने में। बहुत सारे बुक का टाइटल ऐसा होता है कि वह एक लाइन दो लाइन में एक टाइटल चला जाता है। तो इस प्रकार के टाइटल को आप अरेंज जब करिएगा तो आपको उतने लंबे बुक को बोलना नहीं है। आप उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसको एक आर्टिफिशियल नंबर डालते हैं, और जो आर्टिफिशियल नंबर डालते हैं वही जो है सो अंकन है। जो आर्टिफिशियल नंबर डालते हैं, जैसे आपने स्टेनोग्राफर को देखा होगा, मैंने कहा था, इतने चीजों के लिए स्टेनोग्राफर एक सिंबल डाल देता है। इसका अर्थ होता है कि मैंने कहा था। अब लाइब्रेरी में अपने मन से कुछ नहीं करना है, किसी न किसी पद्धति का उपयोग करना है। मान लीजिए जैसे अपने यहाँ DDC पद्धति के द्वारा क्लासिफिकेशन का वर्क होता है, कोलन क्लासिफिकेशन से होता है, UDC से होता है, और भी बहुत सारे पद्धतियां हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने यहाँ DDC, UDC और कोलन क्लासिफिकेशन से लोग बुक को अरेंज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक रूपता नहीं होगी,
मान लीजिए हम अपने मन से कुछ कोडिंग डाल दिए, कोई दूसरा लाइब्रेरियन अपने मन से कुछ कोडिंग डाल देगा, तो फिर उसमें समस्याएं क्या होगी, जब आप लाइब्रेरी में नहीं रहिएगा तो फिर दूसरा व्यक्ति अगर उसको संभालने को मौका मिलेगा तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, उसे बुक वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अपने ढंग से कोडिंग डाला हुआ था जो पहले के लाइब्रेरियन थे। तो कोडिंग एक में एकरूपता होनी चाहिए, इसीलिए हम किसी न किसी पद्धति का उपयोग करते हैं, और किसी न किसी पद्धति के उपयोग करने से उसमें जो दिए हुए अंक होते हैं उसी अंक को हम लोग मेंशन करते हैं। तो हम लोग पहले इसको समझ लीजिए, अंकन क्या है। तो किसी भी पद्धति के द्वारा किसी भी विषयों को एक आर्टिफिशियल नंबर दिया जाता है, और उस आर्टिफिशियल नंबर के माध्यम से बुक्स को एक निश्चित प्लेस मिलता है, और जिससे क्या होता है कि यूजर्स को ढूंढने में भी आसानी होती है, जो एम्प्लॉई होते हैं वो उसे भी आसानी होती है। अभी जो ओपन एक्सेस सिस्टम चला है, ओपन एक्सेस सिस्टम में क्या होता है कि हम अलमीरा में बुक को रखते हैं और यूजर के लिए फ्री कर देते हैं कि यूजर आएंगे और खुद ही बुक को पसंद कर करके अपना वो सेलेक्ट करेंगे, फिर इशू करा लेंगे, फिर घर लेकर के चले जाएंगे पढ़ने के लिए, या यहीं पर बैठ करके पढ़ेंगे। तो ओपन एक्सेस में क्या होता है कि आप को ये स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है कि एक ही जगह में उसे बुक मिल जाता है। अगर जिस ऑथर के बारे में वह सोच करके गया, मान लीजिए उसे कोई कहानी पढ़ना है, उसे कोई उपन्यास पढ़ना है, तो वह प्रेमचंद के बारे में सोच करके आया था कि प्रेमचंद की उपन्यास जो है सो आंचलिक उपन्यास होती है, इसको हम पढ़ते हैं। तो जब वह लाइब्रेरी में जाता है तो हो सकता है कि प्रेमचंद की उपन्यास उपलब्ध नहीं है, तो वह उसे अगर बगल में ही दूसरे ऑथर का ही उपन्यास नजर आएगा, और उसमें से वो सेलेक्ट कर करके पढ़ सकता है कि हमारे लिए प्रेमचंद नहीं फिर दूसरा ऑथर का मिल जाए। तो चूंकि बुक अरेंज किया हुआ है क्लास नंबर के अनुसार, उसमें सही जो अंकन का प्रयोग किया गया है, जिससे कि बुक कोई निश्चित प्लेस मिला हुआ है, तो उसके माध्यम से लाइब्रेरी का कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है। यूजर को भी आसानी होती है, जो लाइब्रेरी का रूल्स है 5 लॉज है, वह लॉज को भी फॉलो किया जाता है। अब हम लोग एक ये समझ गए अंकन क्या है। अब अंकन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अंकन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध अंकन, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर नोटेशन, और दूसरा होता है मिश्रित अंकन, मिक्स्ड नोटेशन। प्योर नोटेशन क्या होता है, इसको समझिए। प्योर शुद्ध मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं हो, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध। वैसे अंकन पद्धति जिसमें एक ही पद्धति का प्रयोग किया गया हो, जैसे या तो इंडो अरेबिक न्यूमरल्स है 0 to 9, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। इसी को या तो उपयोग किया गया हो, या रोमन अल्फाबेट ABCD से लेकर के Z तक का यूज किया गया हो। यानी कि या तो आप 0 से लेकर के 9 तक का यूज किए, या सिर्फ आपने A से लेकर के Z तक का यूज किया, यानी किसी एक पद्धति का आपने उपयोग किया। जब हम किसी एक पद्धति से ही क्लास नंबर अंकन का निर्माण करते हैं तो वह शुद्ध अंकन कहलाता है। मेलविन डेवी के द्वारा जो DDC पद्धति बनाई गई है, DDC पद्धति बनाई गई है, उसमें प्योर नोटेशन का प्रयोग किया गया है। उसमें 0 to 9 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग पद्धतियों का उपयोग नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 0 to 9 इंडो अरेबिक न्यूमरल्स का प्रयोग किए, इससे बहुत ही आसानी होती है।
इसी तरह से जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसमें रोमन अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है। तो जिस पद्धति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अंकन का प्रयोग किया गया है, नोटेशनल सिस्टम का प्रयोग किया गया है, उसे हम लोग शुद्ध अंकन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित अंकन, यानी कि मिक्स्ड नोटेशन। नाम से ही पता चल जाता है कि मिश्रित अंकन क्या होगा, जिसमें एक पद्धति नहीं 2-3 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अंकन का जो पद्धति है, जैसे रोमन है अल्फाबेट, इंडो अरेबिक है, इसी तरह से ग्रीक है, बहुत सारे हैं। तो जिस पद्धति में रोमन का भी उपयोग है, इंडो अरेबिक का भी उपयोग है और ग्रीक पद्धति का भी यूज है, यानी इन सबों को मिक्स कर करके अंकन का निर्माण किया गया है, उसे कहा गया है मिक्स्ड नोटेशन। यानी कि जिस नोटेशन में 2 या 2 से अधिक अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, उसे हम लोग मिक्स्ड नोटेशन कहते हैं। बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि प्योर नोटेशन जिसमें एक मात्र या किसी भी प्रकार का हो सकता है, रोमन भी हो सकता है, इंडो अरेबिक भी हो सकता है, ग्रीक भी हो सकता है, किसी एक पद्धति के द्वारा क्लास नंबर का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्योर नोटेशन। जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है मिक्स्ड नोटेशन। अब जैसे मिक्स्ड नोटेशन किसमें यूज हुआ है, देखिए कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली, इसमें मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया गया है। इसमें 0 to 9 का भी यूज है, ए से लेकर के जेड तक का भी यूज है, फिर कुछ ग्रीक का भी यूज किया गया है। इसी प्रकार से यूडीसी भी मिक्स नोटेशन प्रणाली को फॉलो करता है। उसमें रोमन का भी यूज है, इंडो अरेबिक का भी यूज है, और भी अलग प्रकार के कोमा, फुल स्टॉप, डॉट, डैश, ये सब का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि प्योर नोटेशन क्या है और मिक्स नोटेशन क्या है। शुद्ध अंकन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, जो कि हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि शुद्ध अंकन आखिर क्यों लोग उपयोग में लाते हैं। कोई पद्धति जो बनाए हैं क्लासिफिकेशन पद्धति, उन्होंने शुद्ध अंकन का प्रयोग क्यों किया है, तो कुछ न कुछ इसमें खासियत हुई होगी। तो शुद्ध अंकन की जो विशेषताएं हैं, गुण जो हैं, वह देखिए आप लोग उसमें क्या क्या गुण हैं। सबसे प्रथम है सरल एवं उपयोगी। जो शुद्ध अंकन पद्धति है, चाहे वह 0 to 9 हो या रोमन A to Z हो, तो एक पद्धति का जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही सरल लगता है, और जब सरल होता है तो उसका प्रयोग अधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस सिस्टम को प्रयोग में लाते हैं। तो चूंकि यह जो है सो सरल भी है और उपयोगी भी है, ऐसा भी नहीं है कि शुद्ध अंकन का प्रयोग करने से कोई कमी हो जाती हो सिस्टम में, क्लासिफिकेशन पद्धति, वैसा भी नहीं है। यह उपयोगी भी है, सरल भी है और उपयोगी भी है। दूसरा है याद करने में आसानी। अब एक इमेजिन कीजिए कि किसी तरह से याद करने के लिए नंबर दिया हुआ रहे, उसमें रोमन भी रहे, अल्फाबेट भी रहे, ग्रीक भी रहे, तो बहुत परेशानी होती है। जब आप लोग ईमेल में कुछ पासवर्ड दिया जाता है तो उसमें कहता है कि मिक्स कीजिए, कुछ रोमन डालिए, कुछ ग्रीक डालिए, कुछ जो है सो ये इंडो अरेबिक न्यूमरल्स डालिए, तो कितनी परेशानी होती है याद करने में। लेकिन सीधे कह दिया जाए या तो आप जो है सो न्यूमरल्स में एक ही पद्धति को डालिए, ए से जेड तक लिख दीजिए, मान लीजिए वर्ड लिख दिए, WORD।
अब मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 लिख दिए या दो कोई ईस्वी सन लिख दिए, तो एक पद्धति को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। लेकिन कहा जाता है नहीं ऐसा कीजिए कि मिक्स कर दीजिए पासवर्ड के लिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको याद रखना टफ होता है, दूसरा कोई इसका नकल नहीं कर पाएगा। तो इसमें जैसे देखिए इस जो सिस्टम है याद करने में आसानी, अगर आपको सिंगल एक किसी न्यूमेरल्स का प्रयोग करते हैं, एक पद्धति का उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होती है, इसे याद हो जाएगा नंबर। जैसे मान लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री, उसका नंबर जैसे रोम डीडीसी में 954 है। 9 हिस्ट्री के लिए है, वर्ल्ड के लिए, 5 एशिया महादेश के लिए हो गया, 954 और 4 जो है सो इंडिया के लिए है। तो 954, अब इसी मान लीजिए कि अल्फाबेटिक भी रहे, दूसरा अलग अलग प्रकार का मिक्स कर दिया जाए तो याद रखने में आसानी नहीं होगी। तो ये जो पद्धति है जो प्योर नोटेशन है उसको याद करने में भी आसानी होती है कि प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा, क्लास नंबर बनाइएगा तो बहुत सारे जो क्लास नंबर हैं ऐसे हो जाएंगे, तुरंत याद ही हो गया। फिर उसके बाद पढ़ने लिखने में सरल, पढ़ने में भी सरल है और लिखने में भी सरल है। आपको उदाहरण दिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नंबर कुछ लिखते हैं, या तो इंग्लिश में लिखना है, न्यूमेरल्स का यूज करना है A से Z तक, वही लिखिए, अच्छा आसान है। या 0 to 9 का ही यूज करके आप नंबर बढ़ाते जाइए, वो आसान है। लेकिन अगर आप प्योर नोटेशन का प्रयोग करते हैं तो आप लिख भी सकते हैं आसानी से, पढ़ भी सकते हैं आसानी से। वर्ग संख्या को व्यवस्थापन करने में भी आसानी होती है, सरल होती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि 0 to 9 है, तो मान लीजिए बहुत सारे अंक बनेंगे। अब उसको हमको आसानी से 5001 है, तो 5001 के बाद अगर 9002 है, 9008 है, तो उसके बीच में कौन कौन से अंक आएंगे, आसानी से हम उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। या 5001 के बाद 5002 होगा, 5003 होगा, 5004 होगा, ये बहुत ही आसान है। अगर बुक को अरेंज करना है आपको क्लास नंबर से, तो क्लास नंबर अगर डाला हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 954 इंडियन हिस्ट्री, इसी 954 में भी फिर पॉइंट दे करके कुछ और कर सकते हैं, पता चलेगा अकबर काल का है कि ये जो है शेरशाह काल का है कि ये आधुनिक काल का है, क्या है नंबर, वो आसानी से आप उसको डाल सकते हैं। तो आप देखते हैं कि प्योर नोटेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप लाइब्रेरी में बुक को जब अरेंज करते हैं तो व्यवस्थापन, बुक अरेंजमेंट में भी बहुत ही सेल्फ पर जो अरेंज हम लोग करते हैं वह भी बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद है त्रुटि होने की कम संभावना। प्योर नोटेशन का जब आप यूज करते हैं तो उसमें गलती कम होने की संभावना रहती है। जब बुक आप अरेंज कीजिएगा ना तो इसमें कम संभावना रहती है, चूंकि एक ही पद्धति का उपयोग किया गया है। अब मान लीजिए हम जानते हैं 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग, मान लीजिए 1 फिर A फिर 2 और फिर Z लिख दिया जाए तो कितना परेशानी होगा इसको अरेंज करने में समस्याएं होगी। और इसमें क्या होगा, जब अरेंज करने में समस्याएं होगी इसका मतलब त्रुटि होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब त्रुटि होगी तो सिस्टम को जहाँ से लोग फॉलो करना नहीं चाहेंगे। तो प्योर नोटेशन का प्रयोग इसलिए ज़्यादा होता है, इसका प्रयोग करने के बाद हम आसानी से विदाउट फॉल्ट हम लोग काम कर लेते हैं, किसी बिना मिस्टेक का हम लोग क्लास नंबर डालते हैं, उसको सही से अरेंज करते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इतना तो हम लोग गुण के बारे में चर्चा किए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी भी पद्धति में अगर गुण होगा तो दोष नहीं होगा, कुछ न कुछ तो दोष भी होगा, इसमें डिमेरिट्स भी है। प्योर नोटेशन को जब हम यूज में लाते हैं, यूज करने के बाद पता चलता है इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। शुद्ध अंकन के बहुत सारे गुण हैं, तो कुछ न कुछ अवगुण भी हैं। अब देखिए अवगुण क्या क्या है, इसमें सबसे पहला है आकार का छोटा होना। जैसे देखिए कि अगर आप शुद्ध अंकन का उपयोग करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का नंबर का प्रयोग करते हैं, इकोनॉमिक्स का कॉलम में दिया हुआ है x। हालांकि कॉलम क्लासिफिकेशन पद्धति मिक्स नोटेशन को फॉलो करता है, लेकिन मान लीजिए कि x जो है इकोनॉमिक्स
यह जो है सो बहुत ही छोटा आकार में आता है, बहुत छोटा आता है। तो कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं इतना छोटा भी नहीं रखना चाहिए, आकार में इतना छोटा क्लास नंबर भी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है भविष्य में आने वाले विषयों के वर्गांक निर्माण में असमर्थता। जैसे डीडीसी में हम लोग प्योर नोटेशन का प्रयोग किए हैं, उसमें कुछ ऐसे बहुत कम ब्लैंक रखने का चांसेज है जिससे कि हम नए नए मेन क्लास को हम शामिल कर सकें। जैसे देखिए 0 to 9, 0 0 0, फिर 1 0 0, 3 0 0, 4 0 0 का प्रयोग सभी जगह मुख्य रूप से कर लिया गया है। अगर मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट डेवलप होता है तो उसके लिए फिर हमको अंकन डालना मुश्किल हो जाएगा डीडीसी में। फिर किसी सब्जेक्ट के साथ ही उसको अटैच करके रखेंगे, यानी मेन क्लास में जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए सोशल साइंस है, साइंस है, तो इस तरह से उसको अगर हम डेवलप करना चाहेंगे इसमें समस्याएं होगी। लेकिन मिक्स नोटेशन में क्या होता है, हम किसी को भी भविष्य में आने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए मेन क्लास में भी लाना चाहेंगे तो हम ला सकते हैं। मेन क्लास में भी उसके लिए हम एक स्थान फिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्योर नोटेशन में हम लोग उसके लिए फिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद अपूर्ण अंकन। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्योर नोटेशन की जो पद्धति है वह सही है ही नहीं, यह पूर्ण अंकन है ही नहीं, यह हमेशा अपूर्ण ही है। इसीलिए उनका कहना है कुछ विद्वानों का कि आप जब भी नोटेशनल सिस्टम को डेवलप कीजिए तो मिक्स नोटेशन को डेवलप कीजिए। मिक्स नोटेशन रहेगा तभी जो है सो लाइब्रेरी में आप अच्छे से क्लास नंबर को डाल सकते हैं, सभी बुक का स्पेशल प्रॉपर प्लेस मिल सकता है। लेकिन देखिए ये अवगुण जो भी बताया गया है, डिमेरिट जो भी बताया गया है, ये डिमेरिट को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो प्योर नोटेशन का प्रयोग अपने आप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि डीडीसी में कोई खास परेशानी तो होती नहीं है। अगर हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति देखते हैं जो कि रोमन अल्फाबेट का यूज करता है, उसमें भी कोई खास परेशानी नहीं होती है। परेशानी तो सबों में हो सकती है, लेकिन प्योर नोटेशन भी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन कुछ विद्वानों का अपना तर्क है, लेकिन हम लोग प्योर नोटेशन का प्रयोग कर करके क्लास नंबर डाल सकते हैं। तो हमें लगता है कि प्योर नोटेशन के संबंध में जो कुछ भी समस्याएं होगी, आपको जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिक्स नोटेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा करते हैं। मिश्रित अंकन के गुण के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मिश्रित अंकन में क्या क्या गुण होता है। तो पहला है आकार का बड़ा होना। मिश्रित अंकन में जो हम अंकन प्रयोग करते हैं तो वह उसका आकार होता है वो बड़ा होता है, जो एक पद्धति के लिए फायदेमंद भी होता है। समय समय पर कभी कभी बड़ा आकार भी फायदा करता है, और कभी कभी जो है जैसे शुद्ध अंकन में हम छोटा आकार का प्रयोग करते हैं वो भी फायदेमंद है। अलग अलग हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं उसको, लेकिन आप जब प्रयोग कीजिएगा, जब आप यूज क्लास नंबर का निर्माण कीजिएगा जब आप लाइब्रेरी में, तब आपको लगेगा इसका क्या बेनिफिट है। सर इसमें देखिए भविष्य में आने वाले विषयों के वर्गांक निर्माण में आ जाती है। भविष्य में से बताए, आपको बता रहे थे प्योर नोटेशन में क्या होता है कि जो संख्याएं हैं वो फिक्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1 से 0 से लेकर के 9 तक वो फिक्स हो गया। पहले सब किसी नंबर को के लिए डाल दिए, किसी सब्जेक्ट के लिए उसको फिक्स कर दिए। जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ रोमन न्यूमरल्स का प्रयोग करते हैं, ए से लेकर के जेड 26 अल्फाबेट, तो 26 के लिए 26 सब्जेक्ट को हमने अगर फिक्स कर दिया है तो फिर नया सब्जेक्ट लाने में आपको समस्याएं होगी। लेकिन मिक्स नोटेशन में से मान लीजिए कि अगर हम ए कैपिटल और 1 लिख दिए, एक नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। A2 दूसरा सब्जेक्ट मेन क्लास बना सकते हैं, A3 दूसरा मेन क्लास बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग मेन क्लास जो है उसमें आसानी है। हमको नया नया सब्जेक्ट अगर आ भी जाता है उसको हम अरेंज करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग मिक्स नोटेशन में अरेंज कर सकते हैं। वर्गांक का छोटा होना, देखिए वर्गांक का छोटा होना जो हम प्योर नोटेशन में समझाए थे उसको भी थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए। जैसे कि डीडीसी में इकोनॉमिक्स के लिए 330 का प्रयोग किया गया है। डीडीसी में
और इसके लिए सिर्फ x का प्रयोग किया गया है कॉलम में। तो यहां पर क्या है कि वर्गांक जो है सो छोटा होता है, क्लास नंबर जो है छोटा होता है। इससे क्या होता है, आसानी होती है। और इसी चीज के लिए डीडीसी में हम बहुत ज्यादा लंबा नंबर में जाते हैं, क्योंकि वहां तो सीमित है ना, जिसमें मैंने बताया कि 0 to 9 है, वो सीमित हो गया। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे, इतने नंबर डाल करके डिसमल डाल कर 3 अंक बाद डिसमल देते हैं। कभी कभी डीडीसी में बहुत सारे अंक जो है 10-10 अंक से भी ज्यादा हो जाता है, 10-10 अंक से ज्यादा। और कॉलम क्लासिफिकेशन में अगर हम यूज करते हैं तो उतना लंबा ज्यादा नहीं होता है। कुछ ऐसे कुछ ही अपवाद स्वरूप जो होते हैं उसमें लंबे होते हैं, लेकिन अगर समान रूप से छोटा ही क्लास नंबर का निर्माण होता है। उसके बाद है मिश्रित विषयों के वर्गांक निर्माण में सरलता। मिश्रित विषय, जैसे देखिए डीडीसी में समस्याएं होती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम मिक्स करना चाहें तो वो टेबल 1 में जाते हैं, फिर एक नंबर का सहयोग लेते हैं, फिर दोनों सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे हम कॉलम क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग मिक्स नोटेशन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए फेज रिलेशन है, फेज रिलेशन का प्रयोग कर लेते हैं। उसमें अरेबिक, इंडो अरेबिक और रोमन दोनों को मिक्स किया जाता है और उससे सब्जेक्ट का क्लास नंबर का निर्माण किया जाता है। तो मिक्स नोटेशन पद्धति में क्या होता है कि आप जो ये विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं का उपयोग कर करके इसमें जिस प्रकार के भी सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट को जो हम लोग मिक्स करने का तरीका है, यौगिक सब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं यौगिक होता है, 2 से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ते हैं मिश्रित होता है। इस प्रकार के भी विषयों के निर्माण में भी हम इसे सहायता लेते हैं। तो मिक्स नोटेशन का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अभी यूडीसी पद्धति मिक्स नोटेशन को ही उपयोग में ला रहा है। इसी तरह से कॉलम क्लासिफिकेशन पद्धति मिक्स नोटेशन का उपयोग कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसका डिमेरिट की चर्चा करते हैं। मिश्रित अंकन की जो डिमेरिट्स है वह देखिए कि सबसे पहला डिमेरिट क्या है, ये जटिल होता है। मिश्रित अंकन में मिक्स किया हुआ रहता है, अलग अलग अंकन पद्धति, एक ही क्लास नंबर का जब निर्माण होता है तो उसी में अलग अलग प्रकार की पद्धतियों मिक्स होता है। यह जटिल लगता है और यह जटिलता जो है इसका सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद बोलने तथा लिखने में कठिनाई। प्योर नोटेशन जितना आसान है बोलने में लिखने में, उतना ही टफ मिक्स नोटेशन का प्रयोग बोलने लिखने में होता है। जब मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया हुआ रहता है तो उसमें बोलने में भी परेशानी होती है और लिखने में भी परेशानी होती है। फलकों पर व्यवस्थित करने में कठिनाई। आपको हम एग्जाम्पल दिए थे, प्योर नोटेशन में जब आप बुक को अरेंज करते हैं तो एक सिस्टम है, सीरियल है, बहुत आसानी से आप उसको जो है अरेंज कर लेते हैं। लेकिन इसमें मिक्स नोटेशन से जब क्लास नंबर बनता है और उसके आधार पर जब आप बुक को अरेंज करते हैं लाइब्रेरी में शेल्फ पर, तो फिर आपको समस्याएं होती है। वो सही से व्यवस्थित होने में परेशानी। जितनी आसानी से आप प्योर नोटेशन वाले बुक को अरेंज कर सकते हैं, उतनी आसानी से आप इसको अरेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है याद रखने में सरल समस्या होना। जैसे मान लीजिए प्योर नोटेशन बताया कि याद आप रख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मिक्स नोटेशन में जो अंकन होते हैं चूंकि मिक्स किया हुआ रहता है तो उसको याद रखने में भी समस्याएं होती हैं। आप बहुत आसानी से याद नहीं रख पाइएगा। तो इस प्रकार से दोनों पद्धतियों का अपना अपना फायदा है, नुकसान भी है, लेकिन दोनों पद्धतियों में फायदा है, नुकसान कम है। इसीलिए दोनों पद्धतियों में से जिस पद्धति का लोग उपयोग करें दोनों बेहतर है। दोनों पद्धतियां अच्छे से काम कर रही है। जैसे डीडीसी अभी प्योर नोटेशन में अच्छे से काम कर रहा है तो यूडीसी मिक्स नोटेशन में अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।